नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट 2025 जो एग्ज़ाम चल रहा है। हिंदी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको हम प्रैक्टिस सेट 2 तक करा चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे और प्रैक्टिस सेट 3 में भी आपको टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कशन मिलेगा और यहाँ पर कम समय में अधिक आपकी तैयारी कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होता है। तो इन 4-4 ऑप्शन को हम प्रयास करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ के आपको क्या कराएं, हम डिस्कशन कराएं। तो यदि आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था। देखिएगा एक पत्रिका का नाम दिया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका। उसी विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका प्रकाशन जो होता है 1888 में। और ये ध्यान देंगे कि पूछा जाए कि ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये जो है ग्रियर्सन की रचना है। किसकी है, ग्रियर्सन की रचना है। और ग्रियर्सन जी ने इस रचना में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवि को शामिल किए हैं, 952 कवि को क्या किए हैं, शामिल किए हैं। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि इसका जो है हिंदी में अनुवाद कौन किया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद कौन किया है, तो याद रखिएगा किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया है, इसका हिंदी में क्या किया है, अनुवाद किया है। कौन, किशोरी लाल गुप्त ने। अब देखिएगा, अगर कहे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में ये लिखा गया है, शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है एडविन ग्रिप्स का है। किसका है, एडविन ग्रिप्स की रचना है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है, एडविन ग्रिप्स की क्या है, रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको हम सेकेंड प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो ये जो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। इनका एक और रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन्हीं का रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है इन्हीं की रचना है। देखिएगा शुक्ल जी की रचना जो है 11 वर्ष का समय कहानी किसका है, तो शुक्ल जी की है। कविता की परख किसकी रचना है, शुक्ल जी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि संदेश राशक के लेखक हैं, संदेश राशक के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके लेखक जो हैं अब्दुल रहमान है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कहा जाए कि बीसल देव रासो ये किसकी रचना है, बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा नरपति नाल की रचना है। चंद्रबरदाई किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो जो है जगनी की आपका रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है कीर्तिलता के रचनाकार हैं, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, तो ये जो है विद्यापति हैं। क्या है, विद्यापति हैं। और विद्यापति को हम लोग मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कीर्तिलता है, पूछे कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछ सकता है कि कीर्ति पताका, क्या पूछ सकता है कि कीर्ति पताका जो है किसकी रचना है, तो ये भी जो है आपका विद्यापति का है। और इसकी भी भाषा क्या है, अवहट्ट है। विद्यापति की एक और रचना है पदावली है। क्या है, पदावली है, विद्यापति की ही रचना है। अगर कहे कि पदावली की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा पदावली किस भाषा में लिखा गया है,
मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ चुके हैं। देखिएगा, जायसी की रचना जो है पद्मावत बहुत फेमस है, जायसी की रचना। और पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम जो है किसकी रचना है? तो ये जो है आपका जो है रहीम का है। किसका है? रहीम का ये रचना है। आपको हम बताए थे रसखान की रचना, आपको हम बताए होंगे कि ये इनकी रचना जो है प्रेम वाटिका है। क्या है जी? प्रेम वाटिका कहेगी किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर देखिएगा, अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो किए हैं ईश्वरदास। कौन किए हैं जी? ईश्वरदास किए हैं। और याद रखिएगा ईश्वरदास की कुछ रचना हम आपको हम बताते हैं। भरत मिलाप, कहे कि भरत मिलाप जो है किसकी रचना है? ईश्वरदास की है। और कहे कि सत्यवती कथा, सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वरदास की ही रचना है। अब देखिएगा नाभादास की रचना जो है बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पर जो है पूछा जाए कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो नाभादास की क्या है? भक्तमाल रचना है। तो इतना चीज़ क्या करना है? आपको याद करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये दास्य भक्ति करते हैं। कैसी दास्य भक्ति करते हैं? और कहा जाए कि किसे जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सूरदास को। किसे? सूरदास को बोला जाता है। अब देखिएगा, कहे कि तुलसी की एक रचना है रामचरितमानस। क्या है जी? रामचरितमानस है। कहे कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा इसकी भाषा जो है क्या है? अवधी है। तुलसीदास की एक और रचना है विनय पत्रिका। क्या है जी? विनय पत्रिका है। कहे कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे तो तुलसी की भी रचना बाकी है, जैसे जानकी मंगल हो जाएगा, पार्वती मंगल हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा, दोहावली हो जाएगा। किसका है? तुलसीदास का है। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, कह रहा है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पहनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ये पंक्तियाँ जो है किसकी है? तो ध्यान देंगे, ये पंक्तियाँ जो है कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आपको हम बताए थे नंददास की रचना। क्या बताए थे? नंददास की आपको हम रचना बताए थे। इनकी रचना जो है याद रखिएगा बहुत फेमस है। जैसे कहे कि भांवड़ गीत, भांवड़ गीत किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है। इसके अतिरिक्त जो है कहे कि रस मंजरी किसकी रचना है? रस मंजरी। कहे कि विरह मंजरी किसकी रचना है? तो ये सब जो है नंददास की रचना है। भंवर गीत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। इनका मान मंजरी भी है। तो ध्यान दीजिए, जिसमें मंजरी लगा रहे ना तो समझ जाइएगा कि वो नंददास की रचना है। अधिकांशतः 90% सही हो जाएगा मंजरी लगा होगा तो। क्या कि मंजरी वाला ढेर रचना इन्हीं का है, नंददास का ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम जो है सैयद गुलाम नबी है। सैयद गुलाम नबी जो है इनका क्या हो जाएगा? मूल नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? देखिएगा प्रेम संपत्ति लता ये है ठाकुर जगमोहन की। श्याम लता जो है ये भी है। श्याम सरोजनी भी है। किसका है? ठाकुर जगमोहन का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ये प्रेम पलाप है ये ठाकुर जगमोहन की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रेम पलाप जो है याद रखिएगा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम पलाप। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11, कह रहे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है
तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का क्या है, पहला महाकाव्य है और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है हरिऔध। क्या है जी, हरिऔध। इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन हरिऔध होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हरिऔध की एक रचना बहुत फेमस है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए, जो यशोधरा है, विष्णु प्रिया है और साकेत है, ये तीनों रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा विष्णु प्रिया किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत फेमस रचना है विष्णु प्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे कामायनी में सर्गों की संख्या जो है 15 है। कितना है, 15 है। और ये भी याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, कामायनी है। अब देखिएगा कामायनी में सर्गों की संख्या तो आप जान गए कि 15 है, लेकिन आपसे पूछे कि इसमें पहला सर्ग कौन सा है, तो आप याद रखिएगा पहला और लास्ट पूछता है। पहला सर्ग जो है आपका चिंता है और अंत वाला सर्ग जो है याद रखिएगा आनंद है। क्या है जी, आनंद है। देखिए एक दूसरे के लग रहा है कि अपोजिट है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। पहला सर्ग क्या है, चिंता है, अंत वाला क्या है, आनंद है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, देख लीजिए। जैसे है आंसू है, कहा कि आंसू किसकी रचना है, लहर किसकी रचना है, झरना जो है किसकी रचना है, तो ये सब जो है कविता जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ से एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जो अंतिम नाटक है कौन सा है, तो इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। इसके अतिरिक्त ये और नाटक लिखे हुए हैं, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, इन्हीं का जयशंकर प्रसाद का ही क्या है, नाटक है। तितली इनका उपन्यास जो है बहुत फेमस है। तितली उपन्यास का है किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का ही बहुत फेमस उपन्यास है। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 नंबर कह रहा है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो ध्यान रखिएगा प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सा है, तो प्रगतिवाद है। कौन सा है, प्रगतिवाद है। अब ध्यान दीजिएगा, कहे कि प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किससे कहा जाता है। क्या कहेगा, प्रगतिवाद का जो है सलाका पुरुष कौन है, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है नागा अर्जुन को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किससे कहा गया है, तो नागा अर्जुन को कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 14, निम्न में कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। कौन सा कवि जो है तार सप्तक में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, ये प्रभाकर माचवे शामिल हैं, रामविलास शर्मा भी शामिल है, नेमी चंद्र जैन भी शामिल हैं, लेकिन नरेंद्र शर्मा जो हैं ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहे कि तार सप्तक की शुरुआत कब होती है, तो 1943 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1943 ईस्वी में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर माचवे की एक रचना जो है आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताए थे, खरगोश के सींग। खरगोश के सींग कहे कि किसकी रचना है, ये प्रभाकर माचवे की क्या है, रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर देखिए, कला प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक भी हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बता दिए हैं, ये जो है लल्लू लाल हैं। कौन है, लल्लू लाल हैं। उसी में आपको बताए थे कि लल्लू लाल की एक और रचना है लाल चंद्रिका। क्या है, कहे कि लाल चंद्रिका किसकी रचना है, तो ये भी जो है आपका लल्लू लाल की क्या है, रचना है। इंसा अल्लाह खां की हम आपको बताए थे रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, इंसा अल्लाह खां की है। सदल मिश्र का रचना बताए थे नासी के तो पख्यान। कौन सा, नासी के तो पख्यान बताए थे। बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, कहे कि हिंदी प्रदीप किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और बालकृष्ण भट्ट की एक रचना फेमस है नल दमयंती स्वयंवर। कौन सा है, नल दमयंती। देखिए लिख देते हैं नल दमयंती, नल दमयंती स्वयंवर। ये कई बार एग्जाम में पूछा है
कहे कि नल दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। भीष्म साहनी का नाटक देख लीजिए, माधवी है, कबीरा खाड़ा बाजार में है, हानुस है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अंधा युग जो है ये भीष्म साहनी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंधा युग किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देखिएगा भीष्म साहनी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। पूछे कि किस रचना पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो तमस रचना पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है। चक्करदार चोरी ये क्या है, उपन्यास है। इसके लेखक का नाम जो है गोपाल राम गहमरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा देवकी नंदन खत्री भी फेमस हैं। इनकी रचना जो है चंद्रकांता है और चंद्रकांता संतति है। देवकी नंदन खत्री का क्या है, चंद्रकांता है और चंद्रकांता संतति है। यहाँ पर देखिएगा गोपाल राम गमहरी की भी रचना है एक ठो, क्या है इनका, अद्भुत लाश। अद्भुत लाश किसकी रचना है, तो गोपाल राम गमहरी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है, तो ये जो है सुरेंद्र वर्मा है। और याद भी रखिएगा सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1996 ईस्वी में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है श्रीलाल शुक्ल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पर, राग दरबारी। राग दरबारी रचना पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त जो है इनका एक और रचना है आदमी का जहर। आदमी का जहर का किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की क्या है, रचना है। अब देखिएगा मुक्तिबोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। क्या नाम होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। अब देखिए काशीनाथ सिंह का फेमस रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रेहन पर रघु। कहे कि रेहन पर जो है रघु जो है किसकी रचना है, तो काशीनाथ सिंह की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि दुखम सुखम की रचनाकार कौन है। दुखम सुखम की रचनाकार बताना है, तो ध्यान दीजिएगा इसके रचनाकार जो है ममता कालिया है। कौन है, ममता कालिया है। याद रखिएगा कृष्णा सोबती का क्या है, मित्रों मरजानी है। जिंदगी नामा इन्हीं का है। अब देखिएगा मनु भंडारी का क्या है, आपका बंटी किसका रचना है, मनु भंडारी का। एक रचना बहुत फेमस है सिक्का बदल गया। क्या है, सिक्का बदल गया। कहे कि सिक्का बदल गया किसकी रचना है, तो ये रचना जो है आपका कृष्णा सोबती का है। किसका है, कृष्णा सोबती का है। ममता कालिया कौन सा, दुखम सुखम, बहुत फेमस रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। 20 का डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है, तो ये कहानी जो है इलाचंद्र जोशी की है। किसकी है, इलाचंद्र जोशी की है। अब देखिए विष्णु प्रभाकर की एक रचना बहुत फेमस है। कहता है कि आवारा मसीहा। कहता है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की है। और आवारा मसीहा में किसकी जीवनी को दिखाया गया है, तो याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी को दिखाया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर। मर गया दीपनाथ, इस कहानी के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा चंद्रकिशोर जायसवाल जो हैं इसके लेखक हैं कहानी के। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कह कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। अभी बताया था आपको कि शुक्ल जी जो है 11 वर्ष कहानी के क्या हैं, लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप बताइए कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो अभी तक क्या है, अधूरा है। प्रेमचंद्र का उपन्यास जो है अधूरा उपन्यास जो है इनका मंगलसूत्र है। कौन सा है, मंगलसूत्र है। इनका उपन्यास देख लीजिए फेमस इनका गब्बन है। गब्बन के अतिरिक्त क्या है, गोदान है, मंगलसूत्र है, प्रेमा आश्रम है, सेवा सदन है। अब देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है।
बुद्धू का कांटा उसने कहा था, सुखमय जीवन किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 23 नंबर देख लीजिए। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं। क्या पूछ रहा है? ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो उनका ललित निबंध आपको बताया गया होगा। क्या है जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है इनका क्या है? ललित निबंध है। तो ये ललित निबंध के क्या है? जनक भी हैं। रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध जो है निबंध है, जो बार बार पूछा जाता है, चिंतामणि। कहे कि चिंतामणि किसका है? तो याद रखिएगा ये जो है रामचंद्र शुक्ल का है। कहे कि कविता की परख किसकी रचना है? कविता की परख किसकी रचना है? तो ये भी शुक्ल जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देख लीजिए। कह रहे कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों के लेखक जो हैं आपके बाल मुकुंद गुप्त। कौन है जी? बाल मुकुंद गुप्त हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना बहुत फेमस है, शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है जी? शिव शंभू के चिट्ठे। कहे कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अब आपसे अगर कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में याद रखिएगा, आपको हम बताए थे कि हिंदी प्रदीप, कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रदीप नारायण कौन सा पत्रिका लिखे हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका लिखे हैं। कहे कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रदीप नारायण मिश्र हैं। अब देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर? आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1973 ईस्वी में आलोक पर्व रचना पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर कह रहा है कि उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ये जो है प्रभा खेतान है। कौन है जी? प्रभा खेतान। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। एक रचना है नासिरा शर्मा की है, औरत के लिए औरत। कहे कि औरत के लिए औरत किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की है। तो याद रखिएगा, औरत के लिए औरत किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की रचना है। अगर कहा जाए आपसे कि दुखम सुखम, क्या कहा जाए कि दुखम सुखम ये किसकी रचना है? दुखम सुखम ये किसकी रचना है? तो अभी आया था ममता कालिया की रचना। क्या है? दुखम सुखम जो है ममता कालिया की रचना है। अभी तुरंत आपको हम बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर। कह रहा है कि शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, इसके रचनाकार जो है दिनकर साहब हैं। इनका पूरा नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर है। और ये भी याद रखिए कि दिनकर जी को उर्वशी रचना पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को भी क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर? कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब ध्यान रखिएगा, अज्ञे जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञे जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर देखिएगा, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? तो ध्यान दीजिएगा, विधा की दृष्टि से है वट वृक्ष की छाया जो है ये रचना क्या है? भिन्न है। वट वृक्ष की छाया जो है किसकी रचना है? कुमुद नागर की। किसकी है? कुमुद नागर की रचना है। कुमुद नागर की ये रचना है। कहा जाए आपके कि वट वृक्ष की रचना तो हो गया, कुमुद नागर की हो गया, और वट वृक्ष में किसकी जीवनी को दिखाया गया है? तो याद रखिएगा, अमृतलाल नागर की इसमें क्या है? जीवनी को दिखाया गया है। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। कौन जो है जीवनी लेखक
नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हरिशंकर परसाई जो है जीवनी नहीं लिखते हैं। हरिशंकर परसाई जीवनी नहीं लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं जी? ये निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। और हरिशंकर परसाई का अगर आप निबंध भी देखना चाहते हैं तो इनका निबंध बहुत फेमस है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई का है। भूत के पीछे पाँव, भूत के पीछे पाँव किसका है? हरिशंकर परसाई का है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका है? हरिशंकर परसाई की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। राजेंद्र यादव का कौन सा संस्मरण है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो है औरों के बहाने जो है इनका संस्मरण है। याद रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 देख लेते हैं। जंगल के जीव के लेखक कौन है? तो जंगल के जीव के लेखक जो हैं श्री राम शर्मा है। कौन है? श्री राम शर्मा है। और याद रखिएगा, शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास फेमस है, देहाती दुनिया। कहे कि देहाती दुनिया जो है किसका उपन्यास है? तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। अगर कहे कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, यामा रचना पर इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इतना चीज़ याद रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। नीलकंठ की विधा क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए कि नीलकंठ जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और नीलकंठ जो है आपका जो है रेखा चित्र है। क्या है जी? रेखा चित्र है। अब अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी किस रचना को माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी जो है किस रचना को माना जाता है? तो याद रखिएगा, एक घूंट को। किसको? एक घूंट रचना है, इसको हम लोग हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी हम लोग मानते हैं। और कहा जाए कि एक घूंट जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, कह रहा है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित त्रिग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। आपको रस बताना है। तो आप जानते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जो है यशोदा माता जो है कृष्ण के बचपन, जब कृष्ण जी छोटे थे तो उनके मुख में क्या देख लेती है? वो चर अचर, पूरा जो है पूरा विश्व को देख लेती है, पूरा पृथ्वी को देख लेती है। तो चकित हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है। तो इसमें जो होगा अद्भुत रस होगा। ऑप्शन नंबर ए आप समझ चुके हैं। अब याद रखिएगा, आप जब भी किसी पंक्ति में आश्चर्य की भावना झलके तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। पुनः इस पंक्ति को एक बार और समझ लीजिए। इसमें जो कहा जा रहा है, यहाँ जो है माता यशोदा जो है श्री कृष्ण के बाल रूप में मुख में उनके जो है संपूर्ण सृष्टि को क्या कर लेती है? देख लेती है और आश्चर्यचकित होती है। तो जहाँ पर आश्चर्य की भावना है तो अद्भुत रस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि जो हैं रसों की संख्या कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति को पढ़ने से आपको क्या अनुभव हुआ? डर लगा पंक्ति को पढ़ने में? तो ध्यान दीजिएगा, उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की लहर जो है गरज रही है कुटिल काल के जालों से, एकदम कुटिल के जैसे काल के समान क्या हो रही है? गरज रही है। चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी। तो इसमें जो है उधर गरजती सिंधु लहरिया, यानी कि लहर जो है पूरा तेजी से गरज रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से जो हो रहा है, यहाँ पर भय की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भयानक रस आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 नंबर देख लेते हैं। जब ते निहारे घना आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाहकी में विरह का कारण है।
तो विरह का यहाँ पर कारण जो हो जाएगा आपका पूर्व राग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व राग हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि करुण जो है किसका, करुण का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 35 नंबर। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका बड़वे छंद है। बड़वे छंद कैसे है? बड़वे छंद के आप प्रथम एवं तृतीय यानी कि विषम चरणों में जो मात्राएं होती है 12 मात्राएं होती है, और सम चरणों में जो होती है 7 मात्राएं होती है। देखिए, जो प्रथम ये चरण है और ये तृतीय चरण है, इसमें गिनिएगा तो 12 मात्रा मिलेगी। गिन के दिखाएं आपको। चलिए देखिए, अम एक मात्रा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी कि जो छोटी मात्रा होगा वो छोटा जो मात्रा होगा, जैसे ये छोटा मात्रा हो गया, ठीक है ना। अ में कौन सा मात्रा है? छोटा है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है ना। तो विषम चरणों में 12 मात्राएं होती है और सम चरणों में क्या होती है? 7 मात्राएं होती है। तो उसमें बड़वे छंद हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 36 नंबर। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? फिर आपसे क्या कह रहा है कि छंद बताना है। इसमें जो छंद है आपका दोहा छंद है। क्या है जी? दोहा छंद है। दोहा छंद में देखिएगा तो विषम चरणों में जो होती है 13 मात्राएं होती है विषम चरणों में, और सम चरणों में होती है 11 मात्राएं। विषम चरण का मतलब ये क्या है? आपका विषम चरण है, और ये विषम चरण है। पहला और तीसरा क्या है? विषम चरण है, ये है। दूसरा और चौथा में क्या मिलेगा आपको? 11 मिलेगा। गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया ना, 13। तो ये इसमें क्या है? दोहा है। और एक चीज़ और भी याद आपको रखना है, दोहा जो होता है कैसा छंद है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक ये क्या है? छंद है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, यानी कि कहे कि छंद शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वही आंसर होगा, पिंगल को कहा जाता है। कहेगा कि अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना किए हैं? अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना किए हुए हैं? सॉरी, अष्टाध्यायी जो है क्या है? एक ग्रंथ है। इसकी रचना जो किए हुए हैं पाणिनि के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा किया गया है। अब कहे कि पतंजलि की एक रचना बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा? महाभाष्य। महाभाष्य जो है किसकी रचना है? पतंजलि की क्या है? प्रमुख रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38 नंबर कह रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका क्या है? विरोधाभास अलंकार है। कैसे है? जिस अलंकार में विरोध की भावना झलके, तो विरोध कब झलकेगा? आप बोलिएगा पॉजिटिव, हम कहेंगे निगेटिव, तभी ना विरोध होगा। आप कहिएगा कि ये सही है, हम कहेंगे गलत है, तो क्या होगा? विरोध की भावना होगा। यानी कि विरोधाभास में क्या होगा कि आपको जो होगा उल्टा शब्द दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उल्टा शब्द दिखाई देगा। जैसे देखिएगा, इसमें श्याम का मतलब काला होता है, उज्ज्वल का मतलब, श्याम रंग का मतलब काला, उज्ज्वल का मतलब गोरा, समझ जाइए आप। ये दोनों जो हैं श्याम और उज्ज्वल एक दूसरे के अपोजिट है। तो जहाँ पर भी अपोजिट उल्टा शब्द आ जाए तो वहाँ पर जो होता है विरोधाभास की भावना झलकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है विप्सा अलंकार है। क्या है? विप्सा अलंकार है। कैसे? विप्सा अलंकार का प्रयोग कब होता है? जब घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है। इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
यानी कि रोकने से क्या किया जा रहा है, यहाँ मना किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विप्सा। यानी कि आदर के लिए है, आश्चर्य के लिए है, घृणा के लिए है, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी ना होगा जी, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 40 नंबर, शून्य भीति पर चित रंग नहीं तनु बिनु, तनु बिनु लिखा चित्रे धोए मिटे न मरई भीति दुख पाइए यही तनु हेरे में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर देखिए। 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। किसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पत्ते दिए, इसी में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई तो अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, किसी भी अनिश्चयवाचक में आता है, ठीक, कुछ भी अनिश्चयवाचक में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 नंबर देख लीजिए। 42 कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। अतिथि संपादक कौन थे, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना याद रखेंगे आप। इन्हें पहले बोला जाता है सुकुमार कवि। क्या बोला जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें बोला जाता है। अज्ञे जी का रचना कौन सा है, भग्नदूत। भग्नदूत का है किसकी रचना है, तो अज्ञे जी की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दिनकर को उनके किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर कभी बताए थे, उर्वशी पर मिला है। कब मिला है, 1972 में मिला है। हुंकार जो है दिनकर की रचना है। रेणुका भी क्या है, दिनकर की रचना है। एक रचना है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम किसकी रचना है, तो ये भी जो है दिनकर जी की रचना है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा इन्हें मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 44 कह रहा है, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पर, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पर इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप याद रखेंगे। और देखिएगा यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के मामले में महादेवी वर्मा को मिला है, अज्ञे जी को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, और एक आदमी जो है छूट रहा है, दिनकर जी को मिला है। देखिए रिवीजन कराते हैं। दिनकर जी को उर्वशी पर, उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला है, चिदम्बरा रचना पर। अज्ञे जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 45, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं, तो यह शब्द जो है आपका जो है श्री राजगोपालाचार्य जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि नागा अर्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनका रचना है पत्रहीन, पत्रहीन नग्न गाछ। क्या है, पत्रहीन नग्न गाछ रचना के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और नागा अर्जुन को हम लोग बोलते हैं जन कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन कवि बोलते हैं। इनका मूल नाम पूछता है, इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। कहे कि शासन की बंदूक जो है किसकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। प्यासी पथराई आंखें जो है किसकी है, नागार्जुन की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46 नंबर, इजी आ गया। अब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपसे पूछा है कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल जो होते हैं 11 सर्वनाम होते हैं।
कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख भी लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं होता है, मैं के बाद जो है तुम है, तुम के बाद क्या है? आप है, आप के बाद यह, वह, जो, सो, कोई, कोई के बाद क्या है? कुछ है, कुछ के बाद क्या है? कौन है, कौन के बाद क्या है? क्या है। छूट नहीं रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहे कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11। 6 के चक्कर में मत पड़िएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कुल सर्वनाम जो होता है 11 होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक जिससे निश्चित बोध होता है, तो यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक है, जो है आपका क्या है? संबंधवाचक है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 48 यदि अ या आ के बाद छोटी ए या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ए, इस ए का मतलब समझते हैं क्या होता है? इस एक का मतलब होता है एक मात्रा। ऊपर क्या रहेगा? एक मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गणेश लिख रहे हैं, तो यही वाला मात्रा जो है एक की क्या है? आपका मात्रा है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो यह स्वर संधि कहलाती है। मतलब एक की मात्रा आ जाए तो उसमें कौन सा स्वर संधि होगा? तो उसमें जो है गुण स्वर संधि होगा। आपको संधि चैप्टर में बहुत अच्छे से हम डिस्कशन कराए हुए हैं। जब एक मात्रा ऐसे दिया रहे तो गुण संधि, चाहे ओ की मात्रा ऐसे दिया रहे तब भी गुण संधि होता है। और वृद्धि संधि में हम आपको क्या बताए हैं कि मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डबल मात्रा ऐसे हो जाएगा या औ की मात्रा हो जाएगा तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहे कि सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? तो मात्रा डबल आ गया तो क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 49 का चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो देखिए तो इसमें ओ की मात्रा आ रहा है, आ रहा है ना ओ की मात्रा। बताइए गुण स्वर संधि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 50 नंबर अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर डी। और कहे कि अन्वेषण में कहे कि कौन सी संधि है? तो आपको हम बताए थे संधि चैप्टर में कि यदि य और व के पहले आधा अक्षर मिल जाए तो उसमें जो होता है आपका यण स्वर संधि होता है। तो अन्वेषण में जो है आपका यण स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर कहे आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के भी कितना? 6 भेद होता है। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। इसके बाद आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर कहता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद? तो 5 ही भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कहे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर तो 3 ही भेद होते हैं। आई होप अगर यदि आप इतना चीज़ याद रखते हैं तो एकदम कंफर्म है कि यहाँ से 1 नंबर आना ही आना, एकदम फिक्स से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 52 नंबर। कह रहा है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तो यदि किसी शब्द को दोहराया जाए, क्या किया जाए? दोहराया जाए। रात प्लस रात दोहराया जा रहा है ना, रात और रात को। यहाँ रातों रात का मतलब क्या है? रात और रात को लिया गया है। तो याद रखिएगा यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो वहाँ पर जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे कह दे कि कानों कान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। क्रमधारी में भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 कह रहा है कि गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? गंगा तट, विग्रह कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? गंगा का तट, गंगा का तट। तो ये का के किया रहा है यानी कि
कौन सा हो जाएगा? संबंध का के की होता है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कारक चिन्ह मिल जाए वहाँ पर जो होता है तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करने पर क्या मिल रहा है? कारक चिन्ह मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए तत्पुरुष समास होता है। और का के की चिन्ह आ जाए तो संबंध तत्पुरुष होगा। कहीं कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। कह रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है? तो जब भी किसी भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अगर संख्या द्विगु में क्या आ जाए? संख्यावाची शब्द आ जाए, संख्यावाची शब्द आ जाए तो वो द्विगु समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 कह रहा है कि दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा में कौन सा उपसर्ग है? दुराशा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका संधि हम लोग करते हैं, जानते हैं क्या होता है? ये र जो होता है विसर्ग में बदलता है। दुह धन आशा, दु धन क्या हो जाएगा? आशा। तो आशा जो है आपका जो है मूल शब्द हो जाएगा, और मूल शब्द के जो पहले आता है वही जो होता है आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुर्धन आशा। तो संधि विच्छेद हो गया, लेकिन उपसर्ग में क्या होता है कि शब्दांश के पहले जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर जो दूर शब्द आया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है बुरा होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 कह रहा है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय हैं। तो केंद्रित में क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। अधिकता में क्या हो जाएगा? ता होगा। ऑप्शन नंबर 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रत्यय जो होता है शब्दों के कहाँ लगता है? अंत में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 57 करे सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो है आहट प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है। 58 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धैर्य में क्या है आपका? यह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 59 रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त प्रवाची शब्द क्या होगा? यानी कि गरीब का क्या करना है? प्रवाची शब्द बताना है। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा गरीब का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 60 करें कोकिला का प्रवाची शब्द क्या होगा? कोकिला का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा कोयल होता है। क्या होता है? कोयल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। प्रज्ञा और मनीषा का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विधाता नहीं है। ये मेधा होता है, विवेक भी होता है, मति भी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये तुलसीदास की पत्नी थी। और तुलसीदास की एक रचना है विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है। केशव दास की रचना याद रखिएगा, इनकी रचना फेमस है। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो है केशव दास का है। सूरदास को बोला गया है वात्सल्य रस का सम्राट। क्या बोला गया है? वात्सल्य रस का सम्राट। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। और बीजक में कितनी रचना है? 3 है। साखी है, शबद है और रामायणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। करे एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, याद रखिएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और सुमित्रानंद को चिदम्बरा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना जो है फेमस है, कविता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त को सबसे पहले राष्ट्रकवि किसने कहा था? तो गांधी जी इनको सबसे पहले राष्ट्रकवि कहते हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में विद्यापति द्वारा रचित कौन सा पद नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, विद्यापति द्वारा रचित पद जो है आपका सूत 33 कौंतिंग आय मुनिबर सहस 88
ये विद्यापति द्वारा रचित ये पंक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 65 कह कि नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी अंतिम पंक्ति जो है कुहुकू कुहुकी जस कोयल रोई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और याद रखिएगा पद्मावत क्या है कि किसकी रचना है। तो याद रखिए पद्मावत जो है ये जो है जायसी की रचना है। और कहे कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। 66 कह रहा है कि भेंटत हृदय जुड़ाए पंक्ति में जुड़ाए शब्द का क्या अर्थ है। तो जुड़ाए शब्द का अर्थ जो होता है प्रसन्न होना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी और अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। यह संवाद किसका है। तो यह संवाद जो है आपका मिस्टर मेहता का है। किसका है, मिस्टर मेहता का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक में पुरस का राजा कौन है। पुरस का राजा जो था पर्वतेश्वर था। कौन था, पर्वतेश्वर था। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 69। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है। चंद्रगुप्त जो है किससे आत्महत्या करने से रोकता है, तो ये जो है कार्नेलिया को रोकता है। किसको रोकता है, कार्नेलिया को रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है, तो ये जो है मृणाल है। और त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार की एक और रचना है, क्या है, परख। क्या है, परख। परख पर इनको पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा हिंदुस्तानी अकादमी अवार्ड मिला है। हिंदुस्तानी अकादमी अवार्ड मिला है परख पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। 71 नंबर कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास में शादी के बाद मृणाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है। तो ये जो रोकता है प्रमोद रोकता है। कौन रोकता है, प्रमोद रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है निक्षेप का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं मोहन राकेश। कौन लिखे हैं, मोहन राकेश। और मोहन राकेश का एक और नाटक है लहरों का राजहंस है, आधे अधूरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहती थी। कौन विवाह नहीं करना चाहती थी, ये मल्लिका जो है विवाह नहीं करना चाहती थी। 73 का क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर। 74 का है गोदान में उल्लिखित बिजली किस प्रकार का पत्र था। तो बिजली जो था कैसा पत्र था, दैनिक पत्र था। और बिजली पत्र के संपादक कौन थे, तो ओंकार नाथ थे। कौन थे जी, ओंकार नाथ जो थे बिजली पत्र के संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 75 नंबर। 75 कह रहा है कि रामदेव संगी भौरी लेहू धनी धनी भाग हमार प्रस्तुत पंक्ति के रेखांकित भाग में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर धनी धनी शब्द आया है ना, इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है देख लीजिए 76 नंबर देख लीजिए। कह रहा है तुहू जगन्नाथ जगते कहायसी जग बहारी न मुनि छाड़। उपयुक्त पद में छाड़ शब्द का क्या करना है, अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है धूल। क्या होता है, धूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 77। विद्यापति की पदावली में आए पद अपूर्व के बिही आनी मेरावल खीती तल लावनी सार में बिही का अर्थ क्या है। तो इसमें जो है बिही का अर्थ जो हो जाएगा ब्रह्मा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर।
कितनी मड़िया लूट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। ये किस कवि की क्या है, रचना है? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। और याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना जो है क्या है, मधुकलश है, मधुकलश है, मधुबाला है, मधुशाला है और निशा निमंत्रण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की क्या है, कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद का लहर है, कमायनी है, झरना है, आंसू है, ये सब जयशंकर प्रसाद का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, कवि निराला द्वारा लिखित कविता तोड़ती पत्थर एक गरीब मजदूर स्त्री की डैश का दर्पण है। किसका दर्पण है? तो ये व्यथा कथा का क्या है, ये दर्पण है। ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80, मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है, ये योजक सी शब्द आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 81 नंबर देख लीजिए। 81 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, नींद के बदल उन्हीं का है, युग की गंगा उन्हीं का है, आग का आईना जो है केदारनाथ अग्रवाल का है, लेकिन हिमालय जो है किसका है, दिनकर का है। तो नहीं पूछा था तो यही आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर कर एक शासन की बंदूक कविता में वर्णय विषय क्या है? वर्णय विषय जो है इसमें आपातकाल का चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 83, जीवन का झरना कविता के आधार पर मनुष्य आगे कैसे बढ़ता है? आगे कैसे बढ़ता है? तो संघर्ष से बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का झरना जो है किसका रचना है? तो याद रखिएगा ये आरसी प्रसाद सिंह का क्या है, रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, उधो ब्रिज की दशा विचारो ता पाछे यह सीधी आपनी जो कथा विस्तारो, उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ये लिया गया है? तो ये जो है लिया गया है भ्रमर गीत सार से लिया गया है। किस लिया गया है? भ्रमर गीत सार से लिया गया है। और भ्रमर गीत सार के रचनाकार जो हैं कौन है? सूरदास हैं। कौन है जी? सूरदास हैं। और याद रखिएगा सूरदास को हम लोग बोलते हैं वात्सल्य रस का क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था? जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। और जानकी वल्लभ शास्त्री का एक रचना है बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया है, कहे कि मेघ गीत जो है किसकी रचना है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार किसके लिए मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं? तो ये गेहूं के लिए मैदान जोते जा रहे हैं और बाग उजाड़े जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि गेहूं और गुलाब जो है इसकी विधा क्या है, निबंध है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 87 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? तो ये जो है आपका जो है सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। चंद्र शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था, इनका क्या है, रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार कितने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था? कितने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था? 50,000 वर्ष पहले जो था मनुष्य जो था जंगली था। ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब देखिएगा 2 लाख वर्ष पहले जंगली था, ये भी आंसर गलत होगा, कोई नहीं तो होगा नहीं। 1 लाख वर्ष पहले क्या था, जंगली था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा 88 का। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसकी रचना है? याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद, ये द्विवेदी की रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखे हुए हैं। कल्पलता इसी का इन्हीं की रचना है, कल्पलता है, कुटज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर देखिएगा, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति जो है श्रद्धा भक्ति से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्रद्धा भक्ति से लिया गया है। और श्रद्धा भक्ति जो है किसका निबंध है?
तो याद रखिएगा ये जो है शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है, श्रद्धा भक्ति। कविता क्या है, ये भी शुक्ल जी का ही है। कविता क्या है, किसकी रचना है, शुक्ल जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन 90, पूस की रात कहानी का पात्र नहीं है। तो ध्यान रखिएगा रूपा जो है, रूपा इसमें क्या दिया है, रूपा दिया है, बिन्नी दिया है, मुन्नी दिया है, हल्कू दिया है। तो ध्यान रखिएगा रूपा जो है इसकी पात्र नहीं है। रूपा किसका पात्र है, तो ये जो है गोदान उपन्यास का क्या है, पात्र में ये काम करती है, गोदान उपन्यास में। तो याद रखिएगा ये बिन्नी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसमें हल्कू तो सही है, मुन्नी भी सही है, यहाँ बिन्नी की जगह कुत्ता होना चाहिए। 3 पात्र इसमें काम करते हैं। और रूपा गोदान उपन्यास में है। गोदान उपन्यास 1936 में आता है, किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। और पूस की रात कहानी किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, करेगी पंचलाइट कहानी का नायक कौन है। तो ये जो है पंचलाइट कहानी का जो नायक जो है, आप पढ़े होंगे तो इसमें गोधन का जिक्र किया गया है, नायक यही है। और पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर रथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और रेणु का एक प्रसिद्ध जो है आंचलिक उपन्यास है, उस आंचलिक उपन्यास का नाम जो है मैला आंचल है। क्या है जी, मैला आंचल है। और मैला आंचल कैसा है, आंचलिक उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1954 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 92, तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। कहे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो लिखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तुलसीदास की एक और रचना है विनय पत्रिका। क्या है, विनय पत्रिका। कहता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है क्या है, ब्रज भाषा है। इसके अतिरिक्त जो है तुलसीदास लिखे हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आ गया। 93 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए, और छोटा कर देते हैं इसको। चलिए 93 देखते हैं हम लोग। कर 93, कर एक कानों में कंगना कहानी से संबंधित सही तथ्यों को चुनना है। सही तथ्य को हम लोग चुन लेते हैं। कह रहा है ए में कि कानों में कंगना कहानी संग्रह से संग्रहित है, नहीं है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1912 नहीं, 1900 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। कह रहा है कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई है, ये भी सही है। नरेंद्र इस कहानी का मुख्य पात्र है, ये भी सही है। तो सही हुआ हमारा CDE हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93 का। और ध्यान दीजिएगा कानों में जो कंगना कहानी है ये किसका है, राधिका रमन सिंह का क्या है, कहानी है। राधिका रमन सिंह का क्या है, ये कहानी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 94 नंबर देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लप्टन को मार गिराया था लहना सिंह। किसने, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है। और इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 95, कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। तो 9th क्लास का जब हिंदी पढ़े होंगे तो बताया गया है कि उसमें मुंशी जी का पुत्री का नाम था भगजोगनी। और कहानी का प्लॉट कौन लिखा है, याद रखिएगा शिवपूजन सहाय। किसका है जी, शिवपूजन सहाय का है। पूछता है कि शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास का नाम बता दीजिए, तो लिखिएगा देहाती उपन्यास। देहाती दुनिया का ही किसका उपन्यास है, तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी का पात्र नहीं है। जो चीफ की दावत कहानी में नहीं आया है उसका नाम आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान दीजिएगा सोमनाथ जो है चीफ की दावत में नहीं है। और सामनाथ की माँ है, सामनाथ है और चीफ है, ये सोमनाथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइए कि चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो भीष्म साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, भीष्म साहनी के द्वारा जो है चीफ की कहानी लिखा गया है। और कहे कि तमस पर किसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है भीष्म
शाहनी को मिला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रामदेव सगी भौरी लेहू धनी धनी भाग हमारा। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। डबल प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है, तो इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर देख लीजिए। मैला आंचल उपन्यास में कचहरी में पैर न रखने का प्रण किस पात्र ने लिया था। कचहरी में पैर नहीं रखेंगे, ये कौन सा पात्र जो है ये प्रण लेता है, तो ये सीसी बाबू जो है प्रण लेते हैं कि आप कचहरी में दोबारा पैर नहीं रखेंगे। और मैला आंचल कहानी जो है कब प्रकाशित होती है, 1954 में। और किसका कहानी है, तो ये रेणु जी की कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 99, मैला आंचल उपन्यास में कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता था कि चाय कमली ने बनाई है। ये जो है तहसीलदार जो है यही पहचानता था। 99 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैला आंचल कहानी का प्रकाशन कब, 1954 में। किसके द्वारा, रेणु के द्वारा लिखा गया है। और कहे कि पलटू बाबू का रोट किसका उपन्यास है, कहानी है, तो रेणु का है। जुलूस किसका है, रेणु का है। दीर्घ तपारचना रेणु का है। और प्रति परिकथा कहे तो फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि बंधु वृत्त ही तू क्यों दहता, पर पतंग पर कर ही रहता, कितनी विहलता है, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार जो है, ऊपर जो पंक्ति लिखा गया इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है जी, मैथिली शरण गुप्त है। और बताना है आपको कि ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, तो उस कविता का नाम है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, इस कविता से लिया गया है। कहे कि यह किसकी कविता है, तो यह भी जो है मैथिली शरण गुप्त की कविता है। और यहीं से ये पंक्ति जो है लिया गया है। अब देखिएगा, कहे कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, उर्वशी के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब अगर कहता है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। कहता है कि तितली किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की ही क्या है, रचना है। जयशंकर प्रसाद का कविता है आंसू, लहर और झरना। आई होप आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ इसका मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।